हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस हब। लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था नर्वस सिस्टम के बारे में हमने देखा था। ठीक है, पार्ट फर्स्ट जो नर्वस सिस्टम टॉपिक अपना चल रहा था उसका पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो उसमें हमने जो नर्वस सिस्टम है उसका एक ओवरव्यू देख लिया था, क्लासिफिकेशन उसका हमने कर लिया था, कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं, जैसे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिन्हें हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और परिधीय तंत्रिका तंत्र हमने पढ़ लिए थे। उसके कुछ पार्ट्स थे, जो CNS है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, वो हमने पढ़ा था। ठीक है, कौन कौन से उसके पार्ट थे, ब्रेन मस्तिष्क था, दूसरा जो पार्ट था उसका स्पाइनल कॉर्ड मेरू रज्जु था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो PNS यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर हमने 2 पार्ट देखे थे, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और जो दूसरा है उसका नाम था ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो वो सब हमने देख लिया था। अगर किसी ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा हो तो इस वीडियो से पहले लास्ट वीडियो को जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, तभी पार्ट सेकंड जो है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र का वो समझ में आएगा। क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में हमने न्यूरॉन्स यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र की, और वहीं जो नर्व कोशिका है, न्यूरॉन जिसको हम बोलते हैं, नर्व सेल भी इसको बोला जाता है, वो सबसे लॉन्गेस्ट जो सेल है अपनी ह्यूमन बॉडी की, उसके बारे में हमने उसका डायग्राम देखा था और थोड़ा सा वहाँ पे हमने उसके बारे में समझ लिया था। अब यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका का एक डायग्राम है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी, तो इसके बारे में इनके नाम हमने देख लिए थे, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे इसके काम से, क्या इसके वर्क है, क्या इसके फंक्शन है और कैसे ये वर्क करती है, कैसे ये कार्य करती है। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश में आपको यहाँ पे नाम दिखाई दे रहे होंगे, जैसे डेंड्रॉइड है, इसको बोलते हैं द्रुमाक्ष। ठीक है, तो वो आपकी बुक में आपको मिल जाएगा। सिनेप्टिक नोब, लास्ट वाले वीडियो में उसका हिंदी जो नाम है उसको वो मेरे को याद नहीं आया था, तो आज उसका नाम ढूंढा है, तो अवग्रंथनी घुंडी इसको बोलते हैं, लेकिन मेरा ख्याल से आपको आसान पड़ेगा सिनेप्टिक नोब। ठीक है, हिंदी के वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं याद करने में भी और याद रहने में भी, तो अगर आप इंग्लिश वाले वर्ड्स को याद कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, और बिना किसी देरी के हम पॉइंट वाइज इनके जो काम है वो देख लेते हैं। हाँ, आपको अगर कोई भी लास्ट वाली वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हम बता सकते हैं। ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में उसका आंसर आपको मिल जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। तो करते हैं शुरू आज का ये टॉपिक। तो सेल बॉडी की हमने बात की थी, सेल बॉडी से हमने बताया था कि जो अपना न्यूरॉन है ये हमने 3 भागों में यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। ठीक है, एक हो गई जो ऊपर की बॉडी, सेल बॉडी। सेल बॉडी इसको इसीलिए बोला है क्योंकि ये जो इसकी पूंछ जैसी स्ट्रक्चर है ये एक्सोन होती है, और सेल बॉडी जो है यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा होता है, कोशिका द्रव्य यहाँ पे भरा हो जाए वो होता है, और कोशिका जैसी स्ट्रक्चर ये है क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस भी है। ये है अपना केंद्रक। ठीक है, ये है अपना केंद्रक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। तो कोशिका काय सेल बॉडी को हिंदी में बोला जाता है, और डेंड्रोइट इसके ऊपर लगे होते हैं। अभी इनके हम फंक्शन भी देखेंगे, उनके काम भी हम देखेंगे। ठीक है, डेंड्रोइट इसको बोलते हैं दुमाक्षीय। तो यहाँ पे हम उनके बारे में देख लेते हैं। तो इसके जो मेन चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस का काम तो आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं है पता, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम सेल पे भी एक वीडियो ला देंगे। सेल बॉडी के बारे में देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो प्रेजेंट है, एक चीज जो इसके अंदर प्रेजेंट है, एक तो हमने पढ़ा था नीजल्स ग्रेन्यूल। ठीक है, इसको हिंदी में बोला था नीजल कण। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको डॉट 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 जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी ये होता है नीजेल कण। ठीक है, अब इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है दूसरा जो चीज होती है इसके अंदर प्रेजेंट, केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस इसको हम बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, इसकी हमने बात कर ली। इसके अलावा जो मेन चीज़ है, ठीक है, इनके फंक्शन तो आपको पता होंगे, नेजल कण ऐसे ही ग्रेन्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो है ये सिग्नल्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, जैसे कि ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसा मैंने बात बताई आपको कि जो अपना जो ब्रेन है वो CPU होता है। ठीक है, ब्रेन जो है अपनी बॉडी का CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो पूरे के पूरे जो सिस्टम को, जितने भी सिस्टम है अपनी बॉडी में उनको ही संभालता है। अगर CPU बंद हो जाएगा तो पूरा सिस्टम रुक जाएगा, जितने भी बॉडी के जो सिस्टम है वो वर्क करना बंद कर देंगे, उसके लिए ये सिस्टम होता है। तो जैसा कि कंप्यूटर के बारे में अगर थोड़ी नॉलेज आप रखते हैं, या मोबाइल के बारे में अगर हम बात करें, तो मोबाइल के अंदर भी प्रेजेंट होता है मदरबोर्ड। ठीक है, उसका भी एक प्रोसेसर होता है। तो क्या होता है, उनके अंदर होती है वायरिंग। अब अगर हम बात करें वायरिंग की, तो जैसे जो वायर है, जो तार है, ठीक है, वो बना होता होगा किससे,
अगर एक नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का जो तार है वो बना होता है अपना किसी भी मेटल से, मोस्टली वो देखा जाए कॉपर से, ठीक है। तो कॉपर का वो बना होता है, यानी तांबे का वो बना होता है, ठीक है। अब अगर वो एक तत्व है, एक एलिमेंट वो है, कॉपर है, जिसका जो एटॉमिक नंबर है, जो परमाणु क्रमांक है वो 29 या 29 होता है, ठीक है। तो जो कॉपर है उसका वो बने होते हैं। अब वो अगर तत्व है तो उसके कुछ एटम्स भी होते होंगे, उन वो कुछ परमाणु भी होते होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे जो छोटे छोटे परमाणु हैं बहुत सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो होते हैं, तो वो जो है वो अटैच होकर एक वायर बना देते हैं, ठीक है। बहुत एक तार उन्होंने बना लिया, तो उसी में करंट फ्लो होता है। तो एटम टू एटम जब चार्ज का ट्रांसफर होता है, जब परमाणु के अंदर जो आवेग है, ठीक है, उसका ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है, एटम टू एटम, तो वो एक करंट फ्लो हो जाता है उसमें। तो यहाँ भी वो जो चीज़ है वो ऐसे ही काम करती है। तो परमाणु जो है वहाँ पे परमाणु संरचना जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको आप यहाँ पे समझ लीजिए न्यूरॉन, ठीक है। तंत्रिका कोशिका उसी का काम करती है। एक बहुत सूक्ष्म संरचनाएं होती है जो सिग्नल को यहाँ से और यहाँ तक पहुँचाती है। इसके बाद एक और न्यूरॉन होगा, उसके बाद ऐसे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स वहाँ पे वर्क करते हैं। तो डेंड्राइट का जो हम काम अगर बताएं, ठीक है, इसको यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, दिमाग से इसको बोला जाता है। तो इसका जो काम है, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो काम है वो है सिग्नल रिसीव करता है, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्नल रिसीव, ठीक है, ये सिग्नल रिसीव करता है, ठीक है। सिग्नल रिसीव से क्या मतलब है, जैसे कि इसके आगे कोई न्यूरॉन जब होगा, मैं एक बार इसको मिटा के आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि इसके आगे भी एक न्यूरॉन होगा, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम न्यूरॉन की, ठीक है। इसके आगे जो न्यूरॉन होगा उसने अपना सिग्नल भेजा इसको, ये जो है डेंड्राइट्स यानी दिमाग से ये इसको रिसीव करेंगे, ठीक है। तो वो जो सिग्नल है अब आगे पहुंचेगा एक्सोन से होते हुए, कहाँ पे, सिनेप्टिक नोड पर। अब बीच में आता है अपना एक्सोन, तो हम एक्सोन की बात कर लेते हैं। माइलिन शीथ, माइलिन जो शीथ है, माइलिन शीथ हिंदी और इंग्लिश में इसका यही नाम है, ठीक है। अगर आपको नहीं याद रहे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन स्वान सेल आप याद रख लेना, ठीक है। इसको स्वान कोशिका भी बोल सकते हैं, हिंदी में अगर इसको बोले तो स्वान कोशिका हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है, ये जो सेल्स है, अगर इनकी बात करें, ये इसके चारों तरफ ऐसे लिपटी हुई है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर ये माइलिन शीथ है, ठीक है, ये जो है अपना बीच का सिलेंड्रिकल पाइप, ये होता है जो एक्सोन है। अगर एक्सोन की बात करें, ठीक है, या माइलिन शीथ की अगर बात करें, तो ये सिलेंड्रिकल यानी ये होता है सिलेंड्रिकल, हिंदी में अगर इसको बोले तो बेलनाकार ये होता है, और धागे जैसी स्ट्रक्चर ही होती है, ठीक है। आप एग्जाम में से लिख के आ सकते हैं इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो, ठीक है। तो जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना मटेरियल लिख के आना है, ठीक है। अगर 1-2 नंबर का क्वेश्चन है न्यूरॉन के बारे में, या न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका का तो आप डायग्राम बना दीजिए, उसके नाम लिखिए, ठीक है, उससे आपको आपके मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 5-6 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर आपको चीज़ें उस हिसाब से बढ़ानी है। इसलिए मैं कहता हूँ साइंस में भले ही आप कम पढ़िए, ठीक है, यहाँ पे आप 2 लाइन या 4 लाइन पढ़ के जाएंगे, 4 पॉइंट पढ़ के जाएंगे, एक डायग्राम याद करके जाएंगे, और आपको 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन तक आपके तैयार हो जाने चाहिए, हो जाएंगे, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज में अगर लिखना एक बार सीख गए, ठीक है, तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती है। तो जब हम एक बार अपना जो सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगी, जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम मॉडल पेपर सोल्व कराएंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम आपको सोल्व कराएंगे। तो आपको वहाँ से एक टिप मिलेगी कि कैसे एग्जाम में आंसर्स लिखने हैं। तो अभी हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, स्वान कोशिका ये है। तो जैसे कि ये एक माइलिन शीथ है अगर, तो इसके ऊपर ऐसे लिपटी ऐसे चारों तरफ जो सेल होती है, ठीक है, तो वो चारों तरफ होती है, इसके चारों तरफ ऐसे होती है वो, ठीक है। तो ये है स्वान सेल, और अगर ये सेल है तो इसके बाद न्यूक्लियस होता है, ये जो है ये न्यूक्लियस है इसके, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब अगर हम बात करें सिनेप्टिक नोब की, सिनेप्टिक नोब जो है इसके पास फॉलिकल्स होते हैं, यानी पुटिकाएं यहाँ होती है, पुटिकाएं इसके नीचे बनी होती हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, गोल गोल सी स्ट्रक्चर है, पुटिका जैसी स्ट्रक्चर। फॉलिकल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में जो सिनेप्टिक नोब है इसको बोलते हैं अवग्रथनी गुंडी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पुटिकाएं या फॉलिकल्स बने होते हैं, इनमें भरा होता है न्यूरो ट्रांसमीटर फ्लूइड, या केमिकल इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फ्लूइड रहने दीजिए, आप सब्सटेंस लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि सिग्नल्स की फॉर्म में वो होता है, ठीक है। तो सब्सटेंस, न्यूरोट्रांसमीटर, तो न्यूरोट्रांसमीटर इसको हम बोलेंगे, जो सब्सटेंस इसको हम हिंदी में पदार्थ बोलते हैं। तो इसके अंदर ये भरा होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम बात करें यहाँ से जब सिग्नल आया, ठीक है, कोई भी सिग्नल जब आएगा, या तो जैसे कि
मोटर नर्व और सेंसरी नर्व है। अगर सेंसरी नर्व की अगर हम बात करें तो वो आइज, हियरिंग, अपनी स्किन, एवरीवेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, अपनी पूरी बॉडी पे वो प्रेजेंट है हर जगह पे। जो सेंसरी न्यूरॉन यानी संवेदी जो न्यूरॉन है, संवेदी जो तंत्रिका कोशिका है वो हर एक जगह प्रेजेंट है, ठीक है, उपस्थित है। हिंदी वाले बच्चों को भी समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ आ रहा हो तो कमेंट में आप बताइए, नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा और भी हिंदी उसमें मिक्स कर दी जाएगी। अगर समझ में आ रहा है तो यही ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे कि यहाँ से कोई सेंसेशन गई, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको टच किया, अगर ये कोई सुई होती, ठीक है, कोई निडल है तो यहाँ पे इसको चुभाया तो यहाँ सेंसेशन जाएगी कहाँ पे, अपने यह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी वो पहुंच गई अपनी स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु के पास, ठीक है। मेरुरज्जु जो बैकबोन यानी कि जो रीढ़ की हड्डी उसमें उसके अंदर हड्डियों के जो चारों तरफ से घिरी हुई है उसके अंदर वो प्रेजेंट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधि तंत्रिका तंत्र यहाँ तक उसको ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक पहुंचेंगे मेरुरज्जु द्वारा। ब्रेन में महसूस होगा सिग्नल कि कुछ चुभा है, ठीक है, बाहर से कुछ चीज चुभी है, ठीक है। तो क्या होगा कि वो सिग्नल है जो वापस से आएंगे, अब मोटर नर्व के द्वारा आएंगे, क्योंकि मोटर नर्व हमने पढ़ी थी वॉलेंट्री मसल्स, यानी कि जब हमने पढ़ा था सोमेटिक नर्वस सिस्टम, तो जो ऐच्छिक अनुक्रिया, ऐच्छिक जो क्रियाएं होती है अपने शरीर की, वो मोटर नर्व के द्वारा वापस काम होगा और वो वापस से हाथ के पास सेंसेशन आए कि हाथ को हटाना है, ठीक है। तो वो ऐच्छिक है। अब क्या होगा, जैसे इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है उसके ऊपर गिरेगा, ठीक है, उसके बाद ये इसमें चला जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करता वो आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे भी अगला जो सेल होगी, ठीक है, अगली जो सेल होगी, जैसे ये अगली सेल है नर्व सेल, उसके पास सिग्नल होगा, ये छोटी बनाइए, एक जो स्ट्रक्चर आपको बड़ी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर इस पॉइंट में जो न्यूरॉन्स है उनके बारे में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए और इसको आप नोट कर लीजिए। और एक डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हायर क्लासेस में भी जब आप जाएंगे तो वहाँ भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या होगा, अब मैं एक बार इन नामों को तो मिटा देता हूँ, चलो ठीक है, आपने नोट कर लिया। तो अगर कोई चीज़ अगर आप नोट नहीं भी करते हो जल्दी से तो फिर वीडियो पॉज करके या वीडियो खत्म होने के बाद दोबारा से एक बार आप समझ लीजिए चीज़ों को, क्योंकि एक बार जब चीज़ें दिमाग में बैठ गई और जब दोबारा से उसको आप बैठ गई और दोबारा से जब आप उसको पढ़ के और लिखेंगे तो चीज़ें फिर फिक्स हो जाती है, दिमाग में सेट हो जाती है। ये एक बहुत अच्छा और आसान तरीका है, सिर्फ एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल माइंड में फिक्स हो जाएगी, आप काफ़ी टाइम तक उसको नहीं भूलोगे, ठीक है। तो वो दिक्कत खत्म हो जाती है। तो हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया, अगर इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें, ठीक है, और विद्युत की अगर हम बात करें, हिंदी वाले बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी का तो याद होगा ही, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो ये एक वायर है, ठीक है, जैसे कि इसको हम कॉपर वायर कह सकते हैं, कोई सी भी वायर आप ले लीजिए। लेकिन अगर रजिस्टिविटी की अगर बात करें तो सबसे कम जो रेजिस्टेंस है, सबसे कम जो प्रतिरोध है वो होता है सिल्वर वायर में, लेकिन वो काफ़ी महंगे होते हैं। हम बात करते हैं कॉपर वायर की, जो आम जिंदगी में हम उपयोग में लेते हैं। तो होता क्या है, जैसे कि जो कॉपर है ये एक तत्व है, हिंदी वाले बच्चों की अगर बात करें तो उनके लिए एक तत्व है, और इंग्लिश वाले की अगर बात करें तो ये एक एलिमेंट है, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 29, ठीक है। तो 1 to 30, 1 से 30 तक एलिमेंट्स जो है मैंने आपको याद करवाए थे, एक वीडियो है, अगर आपको वीडियो देखना है एलिमेंट्स का, अगर वो आपको याद करने हैं वो तत्व 1 से 30 तक, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो एलिमेंट है 29 नंबर पे ये होता है, ठीक है। और जो इसका सिंबल है, एटॉमिक सिंबल, वो होता है Cu। तो ये हो गया। अब ये एलिमेंट है तो इसका मतलब ये बनता होगा किससे, एटम से। एटम क्या होता है, जैसे कि सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो जीव है, जो सजीव है, उनकी सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, ठीक। अपना जो बॉडी बना हुआ है, पौधों की अगर बात करें, कोई भी जानवर की अगर बात करें, जैसे गाय हो गई, उसके अलावा अगर मच्छर की हम बात करें, यानी कि कोई सा भी जो जीव है, प्रत्येक जो जीव सजीव जिसके अंदर जो भी सजीव है, वो उनकी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो सूक्ष्म, बहुत माइक्रो सेल्स से बनी हुई है, ठीक है, छोटी छोटी। उसी प्रकार जो एलिमेंट है, जो सब्सटेंस यानी जो निर्जीव चीज़ें हैं जितनी भी, अगर उनकी हम बात करें तो निर्जीव चीज़ों में आप अगर नॉर्मली देखें तो वो बनी हुई है एटम से। जैसे कि ये मार्कर है, अगर मैं एक बार मार्कर को जैसे कि क्रश कर दूंगा, ठीक है, इसका चूरा सा बना दूंगा पत्थर से कूट के या कुछ भी करके, ठीक है, इसका मैंने पाउडर सा बना दिया, उसके बाद भी वो जो कण अभी मेरे को दिखाई दे रहे हैं, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर उनको और छोटी संरचना में मैं तोड़ूं तो वो टूट सकते हैं, है ना, है कि नहीं, वो टूट सकते हैं, बिल्कुल टूट सकते हैं। तो क्या होगा, वो और भी छोटी संरचना में, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा
जब अगर उसको और मैं तोड़ूंगा तो वो नॉर्मल आइज से मेरे को नहीं दिखाई देगा, मेरी नॉर्मल आंखों से वो नहीं दिखाई देगा। तो उसको देखने के लिए मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। तो जो एटम है उस ये जो है इसकी अगर बात करें तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई ये होती है, ठीक है। पदार्थ की सबसे छोटी ये इकाई है, ठीक है, छोटी इकाई। अगर इंग्लिश वाले बच्चों की बात करें तो होगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस ये होती है। तो मैं यहाँ पे आपको क्यों ले जा रहा हूँ ये सर, आप बच्चे सोचेंगे इलेक्ट्रिसिटी सर ये कहाँ से आ गया, फिजिक्स का ये टॉपिक है, ये कहाँ से यहाँ पे बायोलॉजी में आप घुसा रहे हैं। तो बच्चों आप ध्यान से समझिए मैं क्यों इसको घुसा रहा हूँ कि जो एटम्स हैं जैसे स्मॉल स्ट्रक्चर होती है तो ये ऐसे ऐसे बिल्कुल एक वायर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बहुत सारे एटम्स बिल्कुल अटैच्ड, बिल्कुल टच होकर ये प्रेजेंट होते हैं। जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, फ्लो ऑफ करंट, जब इसको एक बैटरी से हम अटैच कर देंगे, ठीक है, कर दिया हमने बैटरी से अटैच, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए अगर आपको याद हो, आपने ज़रा सा भी फिजिक्स पढ़ा हो, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो वो भी हम आपको यहाँ पे समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, टेंशन आप मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो ट्रांसफर होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं, ठीक है। एटम की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर तीन चीज़ें हमको पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो मेरे ख्याल से इनको यही बोला जाता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है इनका जब मूवमेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो चार्ज फ्लो होगा, तो जैसे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पहुंचते जाते हैं, ठीक है, तो वही यहाँ पे होता है। जो ये तो एक वायर हो गई, ठीक है, ऐसे ही आप समझिए कि ये अपनी मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे बहुत सी नर्व सेल होंगी, ठीक है, ऐसी नर्व सेल होंगी जहां से यहाँ से सिग्नल आएगा, वही आयन चार्ज की फॉर्म में सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, आवेग जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, तो उन्हीं की फॉर्म में सिग्नल्स आते हैं और वो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब अगर किसी को नोट करना हो, एडिशनल चीज़ है तो आप नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, जिसका नाम है फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ ना शॉर्ट में, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? तंत्रिका, तंत्र की कार्य की या कार्य, कैसे ये काम करता है वो हमको देखना है, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझदार बच्चे हो यार, क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी बात करें तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो चीज़ है अभी मैंने आपको बता दी पूरी की पूरी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है कि जो सबसे छोटी यूनिट है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, जो न्यूरॉन्स हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं हमने देखी है, जिसकी स्ट्रक्चर हमने देख ली है, ठीक है, तंत्रिका जो कोशिका है जिसकी संरचना भी हमने देख ली, इसके पास प्रेजेंट होता है सिनेप्टिक नोब, ठीक है, इसके पास प्रेजेंट होता है सिनेप्टिक नोब। हिंदी में भी मैंने नाम बताया था कुछ घुंडी घुंडी करके, वो नहीं रहता वो हिंदी का, ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, आप देख लीजिए प्लीज। तो जो नोब है, सिनेप्टिक नोब जो है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस, जो न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। होता क्या है, जैसे कि मैंने बता दिया, इसकी कार्य की क्या होगी, ये जो है न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे लाइन वाइज न्यूरॉन्स होंगे। अब आपको चीज़ें क्या याद रखनी है, आपको पॉइंट वाइज यहाँ पे बात करनी है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि जो तंत्रिका तंत्र है, अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। आपको लिखना है कि जो तंत्रिका तंत्र है उसके अंदर मिलियंस ऑफ यानी लाखों की संख्या में न्यूरॉन्स होते हैं, ये तंत्रिका कोशिकाएं उपस्थित होती है, जिनकी वजह से ही जो सिग्नल्स हैं, जो मैसेज हैं, या फिर आप उसको लिख लीजिए जो उद्दीपक है, ठीक है, वो एक जगह से शरीर के एक भाग से और मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से वापस उस भाग तक ट्रांसफर होता है, यानी कि पहुंचता है, ठीक है। तो होता क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि जो CNS है, ठीक है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हमने बोला था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, तो ये हो गए अपने ऑर्गन्स। वैसे मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये जो है ये वॉलेंट्री यानी ऐच्छिक वाले की हम बात कर रहे हैं, फिर अनैच्छिक की हम बात करेंगे। तो ऑर्गन्स में कोई सेंसेशन हुई, जैसे कि इसके अंदर आते हैं आँख,
ठीक है। वो पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं कि फिर आप लिखेंगे जैसे कि एच की जो तंत्रिका तंत्र है वो कैसे काम करता है, तो आप ऐसे पॉइंट बना के डायग्राम बना दीजिए, तो उससे चीज़ें याद रखने में आसानी होगी। तो यहाँ से मैसेज जाता है किसके द्वारा, सेंसरी नर्वस सिस्टम, ठीक है, संवेदी तंत्रिका तंत्र, इसके द्वारा, ठीक है। यहाँ से मैसेज जाएगा सीएनएस यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसके अंदर कौन कौन से, देखिए यहाँ पे क्या हमने पढ़ा था, ये जो मैसेज है ये, अब जैसे कि अगर मैं हाथ की बात करूँ तो हाथ पे जो स्किन है ये सेंसरी ऑर्गन है। स्किन तो पूरी बॉडी की सेंसरी है, ठीक है, वो संवेग महसूस करती है बहुत ही आसानी से। उसके अलावा अगर मैं आंखों की बात करूँ तो आंख हो गए, नाक हो गए, कान हो गए, यानी कि जो संवेदी जो अंग है, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं, संवेदी ऑर्गन्स को हिंदी में बोलते हैं अंग। संवेदी जो अंग है, ठीक है, उन्हीं में एच की जो क्रिया होगी उसमें क्या होगा कि जो सेंसरी नर्वस सिस्टम है उसके द्वारा वहाँ पे केंद्रीय नर्वस तंत्रिका तंत्र में मैसेज जाएगा। जैसे कि ये जो डस्टर है, जैसे ही मैंने अपने हाथ पे रखा तो ये मेरे को महसूस होगा, ठीक है। यहाँ सिग्नल मैसेज महसूस कैसे हुआ, यहाँ सिग्नल गया कहाँ पे, परिधीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा मेरुरज्जु में। मेरुरज्जु से वो चीज़ जो पहुंची वो पहुंची अपनी मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ पे होता है, हम उस पर बात करेंगे जब हम ब्रेन पढ़ेंगे, ठीक है। जो यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है ओनली, जब इसके बारे में हम अच्छे से इसको खोल के पढ़ेंगे, ठीक है, मेरा नहीं खोलना है, ठीक है, उसको हम जब खोल के पढ़ेंगे तो फिर उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ से मेरुरज्जु से ब्रेन में जो मैसेज गया सीएनएस में, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद क्या होगा, वहां से मैसेज आएगा कि हाँ डस्टर, जैसे कोई होगा कि जैसे मैंने आंखें बंद कर रखी है, किसी ने डस्टर रख दिया, ठीक है, मेरे को पता नहीं है ये क्या चीज़ है, तो मैसेज जाएगा ब्रेन के पास। ब्रेन बोलेगा कि आंखें खोलो उसको देखो, वो कोई सांप भी हो सकता है या कोई और चीज़ भी हो सकती है, ठीक है, जो कि मेरे लिए हार्मफुल हो सकती है, लेकिन ये डस्टर था। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो एक और मैसेज जाएगा आइज से, आंखों में ये चीज़ दिखी मेरे को कि डस्टर है, ठीक है, लेकिन आइज उसको नहीं पहचानेंगी। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो सिस्टम्स हैं वो सिर्फ वर्क कर सकते हैं, लेकिन दिमाग के बिना वो कुछ भी नहीं है। अगर जो सीपीयू है, जो अपना ब्रेन है, अगर वो बंद हो जाएगा तो चीज़ें सिर्फ हम महसूस भी करेंगे लेकिन उसको समझ नहीं पाएंगे। आंखों से देख भी सकते हैं, चीज़ें सुन भी सकेंगे, लेकिन उनको समझ नहीं पाएंगे, उनको कोड नहीं कर पाएंगे। तो ये जैसे डस्टर है, तो ये आंखें नहीं जानती, ये जानता है अपना दिमाग। तो आंखों से जो मैसेज है वो ब्रेन के पास जाएगा, ठीक है, वही सेंसरी नर्वस सिस्टम के द्वारा। जैसे ही वो ब्रेन के पास जाएगा तो क्या होगा कि अरे ये तो डस्टर है, ठीक है। अब अगर इसको छोड़ना है, इसको पकड़ना है, इसको फेंकना है, तो वो ब्रेन जो है वापस से मैसेज देगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो मैसेज आएगा वो किसके द्वारा, वापस से सेंसरी ऑर्गन, उसी ऑर्गन के पास आएगा, और ये आएगा मोटर नर्वस सिस्टम से, या मोटर न्यूरॉन इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है मोटर न्यूरॉन, आपको याद रह जाएगा, ठीक है, आप आसानी से याद रख सकते हैं इसको, ठीक। तो ये कार्यिका का जो सिस्टम है वो ऐसे काम करता है, ठीक है। बाकी जो चीज़ है आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। जब हम ब्रेन पढ़ेंगे, जब हम स्पाइनल कॉर्ड जो है मस्तिष्क पढ़ेंगे, मेरुरज्जु जब हम पढ़ेंगे, तो और भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि ये कैसे काम करता है। अगर ऐच्छिक की जगह यहाँ पे अनैच्छिक होता तो कुछ नहीं बदलने वाला। इसमें क्या होता है कि सेंसेशन तो वहाँ पे भी होगी, ठीक है, बस यहाँ पे जो है वो दो प्रकार के नर्व्स होती हैं, ठीक है। एक तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, उसके अंदर अनैच्छिक जो अंग है वो आएंगे, जैसे हृदय हो गया, पलकों का झपकना हो गया, हृदय का तेज गति, हृदय की कम गति, रक्तदाब का बढ़ना या रक्तदाब का घटना। उसके अलावा जो एंजाइम्स हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ जो हैं, और हार्मोन का जो सिक्रेशन स्त्रावण है, वो सब किसके कंट्रोल में होता है, अनैच्छिक है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे आज अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया तो आप सोचेंगे कि अरे मैं इसको जल्दी से डाइजेस्ट कर दूं, जल्दी से पाचक जो एंजाइम्स हैं उनको सिक्रेट कर दूंगा, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी आदमी की हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है तो वो सोचेगा कि मैं मैसेज देता हूँ जल्दी से पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हाइट का हार्मोन है HGH, ठीक है, तो उसको बढ़ा देगी। तो ऐसा वो ऐसे काम नहीं करते हैं, ठीक है, वो अपने कंट्रोल में नहीं है। वहीं से वापस से जो दो नर्वस सिस्टम हमने पढ़े थे, सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक, ठीक है, इनको हिंदी में बोलते हैं परानुकंपी, और ऐसा ही कुछ इनका नाम है, ठीक है, वो दिमाग से भी स्लिप हो रहा है। तो जो फिजियोलॉजी और नर्वस सिस्टम की आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आप जब आपकी बुक में से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर किसी को नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जब नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर जब हम ब्रेन पढ़ेंगे, ठीक है, तो अभी एक और काफ़ी टाइम लगेगा, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, चीज़ें अगर एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी बाद में। तो उससे बेहतर है कि हम यहाँ पे 2 की जगह 3 वीडियोज में उसको देख लें, तो चीज़ें आपको पढ़ने में भी आसान होंगी, बर्डन भी आपके ऊपर नहीं होगा, ठीक है, तो आपको समझ में भी अच्छे से आएंगी जब उनको एक्सप्लेन और भी ज़्यादा करेंगे। तो लास्ट जो टॉपिक है उसके अंदर, जो लास्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम देख लेंगे ब्रेन और उसके जो पार्ट्स हैं
उनकी क्या क्या नाम है, उनके क्या क्या काम है, उनको हम देख लेंगे, कैसे वो वर्क करते हैं उसको भी हम देख लेंगे। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम न्यूरॉन्स के बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो फिजियोलॉजी आपने देख ली, ठीक है, इसको मिटा दो। अब अगर हम बात करें, जो आपकी बुक में टॉपिक नहीं दे रखा है लेकिन इसको हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब हायर स्टडीज़ में अगर आप बायो लेते हैं और अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है तो वहाँ पे आपका ये टॉपिक होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने की उसको ज़रूरत है, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर उसके कुछ यूजेस वहाँ पे होंगे। तो उसका नाम है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। हिंदी में इसको बोले तो तंत्रिका कोशिका के प्रकार, ठीक है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। 4 प्रकार यहाँ पे हमको पढ़ने हैं, इसके 4 टाइप्स हैं, ठीक है। 4 टाइप है। ऐसे में लिख देता हूँ, जैसे पहला जो है यूनिपोलर, तो आप इंग्लिश में इनको याद कर लीजिए। दूसरा जो है सूडो यूनिपोलर। तो ये जो दो हैं, पहले इनको हम समझ लें, क्योंकि यूनिपोलर के 2 टाइप हैं। इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर जो एक्सोन है, चलो पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसके अंदर डेंड्राइट जो है, डेंड्राइट मैंने बताया था, ये इसके अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर जो डेंड्राइट है वो एब्सेंट है, क्रॉस का जो निशान है एब्सेंट के लिए, ठीक है। एक्सोन की अगर इसके अंदर बात करें तो ये होता है 1, ठीक है। तो इसकी ये विशेषता है। अब ये कहाँ पे पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी कि भ्रूणीय अवस्था में ये पाया जाता है, ठीक है। ऐसा जो यूनिपोलर जो न्यूरॉन है ये भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब ये पाया जाता है तो क्या होता है, जब बाद में जो बच्चा बड़ा होता है तो इसका डेवलपमेंट हो जाता है मल्टीपोलर न्यूरॉन के अंदर, ठीक है। मल्टीपोलर या फिर डाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर इसका डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ऐसी स्ट्रक्चर होगी और इसके पास जो है, अगर हम बात करें तो इसके पास जो है एक्सोन है वो दिखने में 2 है लेकिन ये 1 ही होता है, और डेंड्रॉइड जो है ये भी 1 ही होता है, ठीक है। इसके अंदर ये एक प्रेजेंट होता है लेकिन दिखने में ऐसा लगता है कि डबल इसके पास एक्सोन्स हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है, ये अपना पाया जाता है कहाँ पे, जो गैंग्लियन है, गैंग्लियन जो है, ठीक है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो मेरु रज्जु है, ठीक है, उसको जब भी जोड़ता है तो गैंग्लियन गुच्छिका, इसको हमने बोला था गुच्छिका में ये पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये उपस्थित होता है और इसी को जो है इंटर न्यूरॉन भी बोला जाता है, इंटर न्यूरॉन इसको बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि जो 2 नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की मेरु रज्जु को और परिधीय तंत्रिका तंत्र के जो नर्व्स हैं, जो तंत्रिकाएं हैं, उनको ये कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पाया जाता है, तो इनको आप नोट कर लीजिए। फिर अगले 2 देखते हैं हम। थर्ड जो है उसका नाम है, तीसरा जो है बाइपोलर, और जो चौथे नंबर पे है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। इनकी अगर बात करें तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी होती है, इनके इधर भी एक्सोन होगा, इनमें इधर भी एक्सोन होगा। ये जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं आइज, यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर ही पाए जाते हैं। जैसे कि इनका जो काम है देखने में, ठीक है, या सुनने में, उनमें मदद करते हैं, यानी कि, ठीक है। तो यहाँ पे ये उपस्थित होते हैं। तो ये आपने देख लिया। अब जो लास्ट बचा हुआ है मल्टीपोलर न्यूरॉन, इसकी स्ट्रक्चर मैंने बता दी। मल्टीपोलर न्यूरॉन जो हमने अभी देखा था अपना, जो यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर जो मैंने बनाई थी मल्टीपोलर न्यूरॉन की, वो यही स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर डेंड्राइट्स होते हैं। अगर इसकी बात करें, हाँ, तो इसमें एक्सोन जो है वो 2 पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम बाइपोलर है, ठीक है। साइंस में बाई का मतलब होता है 2, ठीक है। तो बाई या डाई जहाँ पे भी है, केमिस्ट्री में डाई आता है, ठीक है, और बाई जहाँ पे भी, जैसे हर्ट की जब हमने बात की तो डाई कस्पिड वाल या बाई कस्पिड वाल को कस्पिड वाल हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो हिंदी में मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था, तो वहाँ उसका मतलब है 2। तो और डेंड्रोइड की जो संख्या है उसके अंदर वो होती है 1। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो इसका जो डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, जो डेंड्राइट्स हैं इसकी मल्टीपल संख्या होती है, ठीक है, मल्टीपल
मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे डेंड्राइट यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और ये जो है ये मोटर नर्व के अंदर मेनली पाया जाता है, ठीक है। मोटर नर्व के अंदर जो सिग्नल सीएनएस से आएगा, यानी सेंट्रल नर्वस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आएगा कोई भी अंग के पास, तो वो मोटर नर्व यहाँ पे पाई जाती है। और ये जो प्रेजेंट होते हैं मेनली प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में एंड ब्रेन में, ठीक है। तो यहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। 4 प्रकार के जो न्यूरॉन हैं ये हमने पढ़े, ठीक है। अगर याद होता है तो अच्छी बात है, याद नहीं भी होता है तो एटलीस्ट ट्राई तो कीजिए, कुछ तो याद रहेगा, हायर स्टडीज़ में काम आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम जो स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे ब्रेन को। अब ब्रेन को थोड़ा सा हम देखेंगे, उसके बारे में उसकी थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे, ठीक है, कैसी वो स्ट्रक्चर होती है। क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम उसका क्लासिफिकेशन, उसके पार्ट्स डायरेक्ट हम देखेंगे। तो हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि ब्रेन कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम पहले बाहर से जो ब्रेन है उसको हम देखेंगे। तो ये आपने नोट किया होगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे कि जो प्रत्येक सिस्टम जब हमने पढ़ा था, हर एक जो तंत्र जब हमने पढ़ा, तो उसका जो मेन जो पार्ट था, मेन जो अंग था, मेन जो ऑर्गन था, उसको हमने एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से, और उसके डायग्राम वगैरह बना के उसको हमने समझा था। तो यहाँ पे भी वो करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो जो ब्रेन है हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क। इसकी अगर बात करें हम, तो पहले मैं आपको एक डायग्राम समझा देता हूँ, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि सीपीयू होता है अपनी बॉडी का, ठीक है। इसके अंदर जो है काफ़ी सारे ऑर्गन्स, 3-4 प्रकार की चीज़ें इसके अंदर हमको देखनी है, क्या क्या इसके अंदर होता है, उसका एक क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप समझिए कि ब्रेन कैसे काम करता, कहाँ पे होता है, इसके अंदर की जस्ट स्ट्रक्चर क्या क्या होती है। ये स्कल जो है अपना, यानी कपाल जो है, ये ऊपर तो हड्डी होती है, ठीक है, हड्डी का एक कवरिंग होता है, उसके अंदर सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है, जैसे जितना हार्ड है ना ऊपर से, उतनी सॉफ्ट अंदर से होती है। तो वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है अपना ब्रेन। तो आपकी बुक में जो डायग्राम नहीं दे रखा है, लेकिन मैं डायग्राम आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो पहले हम बाहरी डायग्राम की बात करेंगे। उसके अंदर जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो ये बाहर जो दिख रहा है, ये कपाल है, ठीक है। ये क्रेनियम बोन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रेनियम। जो स्केलेटल सिस्टम, यानी जब हम पढ़ेंगे, फिर से नाम भूल गया यार उसका, क्या उसको बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, बताया था एक दिन मैंने शायद, खैर जो भी बोलते हैं उसको, अभी थोड़ा सा नाम याद नहीं आ रहा। तो जो ब्रेन है उसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम पहले खोपड़ी से, ठीक है। तो ये हो गया अपना जो स्कल है, ठीक है, वो हो गया। ये जो स्कल है किसी आदमी का, जैसे ये कोई स्कल है, इसके अंदर प्रेजेंट है ब्रेन। यहाँ पे जो होंगी कुछ हड्डियाँ होंगी, ठीक है, ऐसे ऐसे हड्डियाँ होंगी, जिसको मैंने बताया था रीढ़ की हड्डी जो होती है, ठीक है। जैसे अगर कोई इंसान ऐसे खड़ा हुआ है तो ये उसका ब्रेन हो गया, यहाँ से रीढ़ की हड्डी। अब हमको देखना इसके अंदर की चीज़ें, अंदर क्या प्रेजेंट है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। इन हड्डियों के बीच में जैसे मैंने बताया था कि वो प्रेजेंट होती हैं, और जो मेरुरज्जु थी, यहाँ पे छेद होता है, जहाँ से जो है वो मेरुरज्जु जो है दिमाग में यानी मस्तिष्क में जाएगी। ऊपर जो है वो प्रेजेंट होगा अपना ब्रेन, यहाँ पे एक होल होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्रेनियम बोलते हैं, इसको बोलेंगे क्रेनियम। ये काफ़ी सारी हड्डियों से मिलकर ये बना होता है, ठीक है। जब आप ब्रेन को ऐसे, जैसे मैं अगर ऐसे खड़ा हूँ, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो हड्डी वाला स्किन हटाएंगे, कुछ ब्लड वेसल्स हटेंगे, फिर उसके बाद जो हड्डी वाला पोर्शन आएगा तो उसमें भी छोटी छोटी दरारें, वो एडजस्टमेंट के लिए, जैसे जो बच्चा होता है उसका जो सिर है वो छोटा होता है, जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो अटैच होती जाती है, और मोर पावरफुल, यानी कि ज़्यादा पावरफुल वो अटैचमेंट उनकी हो जाती है। लेकिन इसको हम बोलते हैं क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम के जस्ट बाद, जस्ट अंदर, ठीक है, यहाँ पे एक लेयर होती है, जैसे ऊपर ऊपर जो हड्डी है उसका तो नाम हमने बता दिया, क्रेनियम होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपको दिख रहा होगा, ये इसको हम बोलते हैं ड्यूरा मेटर। ड्यूरा मेटर इसको बोलते हैं, ये होती है हार्ड, ठीक है। इनके बीच में होती है मेनेंजीज। मेनेंजीज इनके बीच में एक लेयर सी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो ब्रेन की हम बात करें तो यहाँ पे होता है अपना स्पाइनल कॉर्ड, जो कि यहाँ से बाहर निकलता है, और इसके चारों तरफ जो हड्डियाँ होती है, जो रीढ़ की हड्डी है उसके चारों तरफ 33 जो हड्डियाँ मैंने बताई थी रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको सुरक्षा वो देती है बाहर, ठीक है। अंदर जो सिर है उसके अंदर ये आई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये होता है,
ये सबसे नीचे आएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके ऊपर होगा पोन्स, इधर पीछे की साइड एक गोभी की जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं हम सेरेबेलम, ठीक है। तो वो हम बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे, अभी मैं एक छोटा सा डायग्राम पहले यहाँ पे बना लेता हूँ। ये होता है अपना छोटा सा जो है अपना ब्रेन, ठीक है, ये होता है अपना ब्रेन। अब इसकी कुछ स्ट्रक्चर ऐसी आपने देखी होगी बुक्स में भी, ठीक है। इसके ऊपर एक और लेयर होती है पतली सी बिल्कुल, वो सॉफ्ट होती है, बिल्कुल सॉफ्ट, ठीक है। ये एक लेयर है, जैसे वो ड्यूरामेटर है, इसका नाम होता है, इसका नाम होता है पिया मेटर, ठीक है। हिंदी में भी इनकी यही नाम है। इसको हम बोलते हैं ये होती है सॉफ्ट, सॉरी है ना, ठीक है, ये सॉफ्ट होती है। अब ये जो दो हड्डियाँ होंगी इसके बीच में कुछ स्पेस होता है, कुछ जगह होती है जहाँ पे ऐसे जाले जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जाले जाले से बुने होते हैं, जैसे मकड़ी का जाल नहीं होता, तो उसका नाम भी एक फेमस मकड़ी है जिसके नाम पर दिया हुआ है, ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। हाँ, एक मकड़ी है, ठीक है, उसका नाम है अरेकिनोइड, अरेकिनोइड स्पाइडर एक है, ठीक है, उसके नाम पर इसका नाम है अरेकिनोइड मेटर, ठीक है, इसका नाम है अरेकिनोइड मेटर। ये हो गई अपनी स्पाइनल कॉर्ड, था मेरू रज्जू, ठीक है। तो ये डायग्राम आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। ये ओवरव्यू है, ये हड्डी भी है, ठीक है। हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है सिर्फ ब्रेन, ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ये हमको पढ़ना है, ठीक है, इतना सा, और ये जो है स्पाइनल कॉर्ड हमको पढ़नी है। तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको देखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप बना लीजिए। हाँ, काम का डायग्राम है, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। कुछ मार्क्स आपको दिलवा सकता है आसानी से। तो अगर आपने ये बना लिया है और चीज़ें समझ आ रही हैं तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। साथ के साथ आप चाहें तो इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये मैटर जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो आरबीएससी की जो ये बुक है इसके अंदर जो मैटर है काफ़ी वैल्यूएबल मैटर है। और कंपटीशन में देखे जाए तो 9th और 10th जो बेसिक्स हैं वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ से आपको मिलते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा वो जो सभी स्टूडेंट्स हैं जो रिट एस्पिरेंट्स भी हैं, उसके अलावा अगर सीटेट वगैरह के एग्ज़ाम्स की भी कोई तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से वो पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी वीडियो।